वो जहाँ भी लूटपाट करता वहाँ वो कत्लेआम मचा देता। बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत, उसे ये कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसे जो दिख रहा था वो था सिर्फ और सिर्फ पैसा। उसके पैसों के रास्ते में जो कोई भी आता वो उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डालता। हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी क्राइम डायरीज। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसने अपने क्राइम के तरीके और अपनी ब्रूटैलिटी से इतिहास के पन्नों में एक खास जगह बना ली। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस किलर के सिर को लगभग 180 सालों से एक ग्लास के जार में संभाल कर रखा गया। अब आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किस किलर की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पुर्तगाल के सबसे बड़े सीरियल किलर डियोगो एल्विस की। डियोगो का जन्म साल 1880 में स्पेन के गैलेसिया शहर में हुआ था। फिर जब डियोगो 19 साल का हुआ तब उसके माँ बाप ने उसे नौकरी के लिए पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन भेज दिया। अब लिस्बन जाने के बाद डियोगो ने कई अमीर लोगों के यहाँ नौकर का काम किया, जैसे कि झाड़ू पोछा, साफ सफाई, और इसके अलावा भी उसने वहाँ कई और छोटे मोटे काम किए। लेकिन डियोगो का मन इन छोटे मोटे कामों में नहीं लगा, जिसके बाद फिर धीरे धीरे डियोगो को वहाँ शराब और जुए की लत लगने लगी। और उसी वक्त उसकी मुलाकात वहाँ के कुछ क्रिमिनल से हुई। और इस बुरी संगत का नतीजा ये हुआ कि डियोगो शराब और जुए के खेल से आगे निकलकर वो अब क्राइम की दुनिया में जाने लगा था। डियोगो को ये क्राइम की दुनिया थोड़ी लुभावनी लगने लगी, क्योंकि ये काली दुनिया उसके लिए बहुत आसान थी, जहां उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और उसे पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते। अब क्योंकि डियोगो ने क्राइम के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसने अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए लिस्बन की एक 60 मीटर ऊंचे पुल को चुना, जो कि एक नदी के ऊपर बनी हुई थी। लिस्बन शहर आने जाने के लिए लोगों को इसी पुल से गुजरना पड़ता था, और उसके आसपास के गांव के किसान भी इसी पुल का इस्तेमाल करके लिस्बन में अपनी सब्जी और अपने अनाज बेचने जाते थे। अब डियोगो ने इसी रास्ते का फायदा उठाया। वो हमेशा इसी ताक में रहता था कि कब कौन उस पुल से गुजरता है। फिर शाम होते ही टाउन से सब्जी और अनाज बेचकर अकेले आने वाले किसानों पर वो घात लगाकर पीछे से हमला कर देता और उनका सारा रुपया पैसा उनसे छीन लेता। फिर इस दुनिया से अपनी पहचान छुपाने के लिए एल्विस उन किसानों को 60 मीटर ऊंचे पुल से नीचे नदी में गिराकर उन्हें मार देता। और जब कुछ किसान अपनी पूंजी और अपनी जान बचाने के लिए उसे लड़ाई करते, तब डियोगो किसी धारदार हथियार से बड़ी ही बेरहमी से उन किसानों की भी हत्या कर देता। और फिर उन किसानों की हत्या करने के बाद वो उनकी लाशों को उसी पुल से नीचे नहर में फेंक देता, और उसके बाद उनका सारा रुपया पैसा लेकर वो वहां से गायब हो जाता था। अब ये जाहिर सी बात है कि इतने दिनों तक कोई लाश उस नहर में किसी से छुपी नहीं रह सकती थी। किसी न किसी की नजर उन लाशों पर जरूर पड़ती, और हुआ भी यही। लोगों को नहर के पानी में कुछ किसानों की लाशें तैरती हुई मिली। लेकिन जब लोगों को उन किसानों की लाशें मिली तो उस समय सबको यही लगा कि शायद इन किसानों ने गरीबी से तंग आकर पुल से नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली होगी। लेकिन फिर धीरे धीरे किसानों के गायब होने का यह मामला बढ़ता ही चला गया। और इस बीच पैसों के लालच में आकर डियोगो लगभग 70 आदमियों की हत्या कर चुका था। और ऐसे में लिस्बन और उसके आसपास के गांव में अब किसानों के गायब होने की चर्चा शुरू हो गई थी कि कैसे एक एक करके गांव के सारे किसान गायब होते जा रहे हैं। फिर जब उस नहर से किसानों के लाश मिलने की खबर पुलिस वालों तक पहुंची, तब पुलिस वाले उस पुल के पास गए और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों को उस नहर से कई लाशें मिली, जिसके बाद पुलिस ने इन सारी लाशों को जांच के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में पुलिस को भी यही लग रहा था कि इन किसानों ने आत्महत्या की है, क्योंकि उन किसानों की लाशों से पुलिस को किसी भी हथियार से हुए घाव के निशान नहीं मिले, जिससे कि ये साबित हो सके कि इन किसानों की हत्या की गई है। उस वक्त सारे सबूत यही कह रहे थे कि इन किसानों ने आत्महत्या करी है। लेकिन फिर बाद में उनका यह दावा गलत साबित हो गया, क्योंकि बाद में पुलिस को नहर से कुछ ऐसी लाशें मिली जिन पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। किसानों के शरीर पर मिले इन घावों के निशान से पुलिस वाले ये कंफर्म हो चुके थे कि इन किसानों ने आत्महत्या नहीं करी है, बल्कि इनका तो बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया है। इसके बाद पुलिस ने इन घटनाओं को अंजाम देने वाले कातिल की खोजबीन शुरू करी। पुलिस को इन कत्लों का सिलसिला रोकने के लिए उस पुल को ही बंद करना पड़ा जहां से डियोगो किसानों को नीचे फेंक दिया करता था। अब अपने खिलाफ पुलिस का ये एक्शन देखकर डियोगो 2-3 सालों के लिए अंडरग्राउंड हो गया, और उसके अंडरग्राउंड होते ही कत्लों का यह सिलसिला वहीं थम गया। पुलिस ने कातिल की खोज में बहुत हाथ पैर मारे, पर कातिल का एक भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। अब भले ही पुलिस वालों के हाथ कोई सुराग ना लगा हो, लेकिन कत्लों का यह सिलसिला वहीं थम चुका था।
इसलिए पुलिस वालों को अब लगा कि ये सब कुछ अब खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि एक बार किसी को बुरे कामों की आदत लग जाती है तो फिर वो छूटे नहीं छूटती। इस क्राइम को थमे अब 3 साल हो चुके थे और 3 सालों बाद डिएगो एल्विस के दिमाग में शैतानी कीड़ा फिर से तिलमिलाने लगा। डिएगो को ये लगने लगा कि अब किसानों को मारकर उनके पैसे छीनने में उतनी इनकम नहीं, तो क्यों ना अपने क्राइम्स को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। फिर इस प्लान को अंजाम देने के लिए डिएगो ने एक गैंग बनाई और खुद उस गैंग का लीडर बन गया। इस गैंग में उसने छोटे मोटे चोर, अपनी गरीबी से परेशान लोग और वहाँ के कुछ लफंगों को भर्ती किया। और इसके अलावा डिएगो ने अपने गैंग मेंबर्स के लिए लार्ज क्वांटिटी में हथियार भी इकट्ठा किए। अब इन 3 सालों के बड़े गैप के कारण पुलिस वाले किसानों की उन हत्या वाली पुरानी बात को भूल गए थे और इसी बात का फायदा उठाकर डिएगो अपने गैंग के साथ मिलकर पैसे वाले अमीर लोगों को लूटने लगा। वो जहाँ भी लूटपाट करता वहाँ वो कत्लेआम मचा देता। बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत, उसे ये कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसे जो दिख रहा था वो था सिर्फ और सिर्फ पैसा। उसके पैसों के रास्ते में जो कोई भी आता वो उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डालता। अब लिस्बन में लगातार हो रहे इन चोरियों और हत्याओं से वहां की पुलिस एक बार फिर परेशान हो गई। डिएगो इतना चालाक था कि वो पुलिस वालों से हमेशा 2 कदम आगे ही रहता था। जब वो अपने काम को अंजाम देकर वहां से भाग जाता था तब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती थी। डिएगो चालाक होने के साथ साथ शातिर भी था। वो घटनास्थल पर अपने खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ता था जिससे कि पुलिस उसके गिरेबान तक पहुंच सके। डिएगो का ये काम एकदम सही चल रहा था, लेकिन एक दिन उसने अपने गैंग के साथ मिलकर एक डॉक्टर के घर में धावा बोल दिया। उसने डॉक्टर के घर में लूटपाट तो करी ही, बट उसने घर के 4 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और फिर वहां से सारा चोरी का सामान लेकर भाग निकला। लेकिन उस दिन डिएगो की बदकिस्मती थी कि उस घर में डॉक्टर की एक 11 साल की बेटी मारिया उनकी हैवानियत से जिंदा बच गई और उसने पुलिस के सामने डिएगो और उसके गैंग मेंबर्स की पहचान उजागर कर दी। अब पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उन्होंने लिस्बन में अपने अपने खबरियों से संपर्क किया और उनको डिएगो और उनके गैंग मेंबर्स की कद काठी और उनके हुलियों का डिस्क्रिप्शन देकर शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया। फिर आखिरकार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। उन्हें डिएगो एल्विस के गुप्त अड्डे का पता चल गया। फिर उन्होंने वहां उस गुप्त अड्डे में छापा मारा और डिएगो और उसके साथियों को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब डिएगो को पकड़ा तब उन्हें ये नहीं पता था कि डिएगो ही किसानों की हत्या के लिए भी जिम्मेदार है। पर पुलिस को ये डाउट जरूर हो गया था कि डिएगो पहले भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल रह चुका है, क्योंकि कोई भी आदमी अचानक से इतना बड़ा हत्यारा नहीं बन सकता था। पुलिस ने जब उसकी हिस्ट्री पता की और फिर डिएगो पर थोड़ी सख्ती दिखाई तो पुलिस को ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि डिएगो ही वो शैतान है जो कुछ मामूली पैसों के लिए गरीब और असहाय किसानों को पुल से नीचे फेंक कर मार देता था। फिर डिएगो ने पुलिस के सामने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया और अब यह मामला अदालत में जा चुका था, जहां डॉक्टर की 11 साल की बेटी मारिया ने डिएगो एल्विस और उसके पूरे गैंग मेंबर्स के खिलाफ अदालत में गवाही दी। अब मारिया की इस गवाही और डिएगो के सेल्फ कन्फेशन के आधार पर अदालत ने डिएगो एल्विस को फांसी की सजा सुनाई और फिर साल 1841 में उस बेरहम और क्रूर हत्यारे को फांसी पर लटका दिया गया। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। डिएगो एल्विस की कहानी अभी थोड़ी अधूरी थी। जिस वक्त डिएगो को फांसी की सजा सुनाई गई थी उस वक्त साइंटिस्ट पुर्तगाल के फ्रीनोलॉजी यानी मस्तिष्क विज्ञान में अपनी रिसर्च कर रहे थे। उन वैज्ञानिकों को डिएगो एक बड़े सुनहरे अवसर के रूप में दिखा। फ्रीनोलॉजी सब्जेक्ट का कहना है कि किसी भी इंसान की खोपड़ी यानी स्कल के स्ट्रक्चर के आधार पर उसके पर्सनालिटी के बारे में जाना जा सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने अदालत से ये अपील की कि डिएगो को फांसी पर चढ़ाने के बाद उसके सिर को रिसर्च पर्पस के लिए उन्हें दे दिया जाए, जिससे कि वैज्ञानिक डिएगो के स्कल और उसके पर्सनालिटी से ये पता लगा सके कि आखिर ये एक क्रिमिनल कैसे बना। अदालत ने वैज्ञानिकों की इस मांग को मान लिया और डिएगो को फांसी देने के बाद उसके सिर को उसके बॉडी से अलग करके एक खास तरह के केमिकल में डुबाकर एक ग्लास के जार में सुरक्षित रख दिया गया। खैर, आज 2023 चल रहा है और इस घटना को लगभग 180 साल हो गए हैं, पर अब तक उस बेरहम कातिल डिएगो एल्विस का सर लिस्बन के यूनिवर्सिटी में एकदम सुरक्षित रखा गया है। वैज्ञानिकों ने इस खूंखार अपराधी के खोपड़ी से क्या कंक्लूजन निकाला ये तो नहीं पता चला, लेकिन डिएगो के शांत चेहरे को देखकर ये लगता ही नहीं है कि ये आदमी इतिहास का इतना बेरहम और इतना क्रूर अपराधी हो सकता है।
तो दोस्तों यही थी कहानी पुर्तगाल के सबसे बड़े सीरियल किलर डियोगो एल्विस की। इस कहानी की रिगार्डिंग आप अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।